हेलो स्टूडेंट्स, जौनपुर बायोलॉजी जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए टीजीटी, पीजीटी, नीट और एलटी जैसे महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए श्वसन तंत्र और परिसंचरण तंत्र से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के लेके आए हैं। हम बारी बारी से एक एक प्रश्नों को देखेंगे और डिटेल में उसके उत्तर का वर्णन भी करेंगे। तो आइए हम लोग बारी बारी से एक एक प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के लिए हानिकारक है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए है यह कैंसर उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड की विरोधी होती है। ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन की तुलना में हीमोग्लोबिन से ज़्यादा लगाव होता है। और ऑप्शन नंबर डी ओजोन का क्षय करती है। तो पूछा है कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के लिए हानिकारक है क्योंकि, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन की तुलना में इसका हीमोग्लोबिन से ज़्यादा लगाव होता है। देखिए यहाँ दिया है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की हीमोग्लोबिन के प्रति बंधुता ऑक्सीजन की तुलना में बहुत अधिक होती है। यह गैस हीमोग्लोबिन से जुड़कर एक अत्यधिक अस्थायी यौगिक यानी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जो कि ऑक्सीजन को मुक्त नहीं करता, जिससे शरीर में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है। अधिक देर तक यह स्थिति रहने पर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, कशेरुकी में हृदय स्पंदन होता है। ऑप्शन नंबर ए तंत्रिका जन, ऑप्शन नंबर बी मांसपेशियों द्वारा, ऑप्शन नंबर सी उपर्युक्त दोनों यानी ए और बी, और ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो पूछा है कशेरुकियों में हृदय स्पंदन होता है। तो देखिए कशेरुकियों में जो हृदय स्पंदन होता है वो मांसपेशियों द्वारा होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी मांसपेशियों द्वारा ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ दिया है कशेरुकियों के हृदय में उपस्थित पेसमेकर या यस्से नोड स्वयं हृदय स्पंदन उत्पन्न करता है, इसलिए कशेरुकियों का हृदय पेशीजन यानी मायोजेनिक होता है, जबकि निम्न स्तर के जंतुओं का हृदय तंत्रिका जन यानी न्यूरोजेनिक होता है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति का हृदय होता है ऑप्शन नंबर ए तंत्रिका जन, ऑप्शन नंबर बी पेशीजन, ऑप्शन नंबर सी द्विपोषी और ऑप्शन नंबर डी एकोद्भवी यानी मोनोजेनिक। तो जो व्यक्ति का हृदय होता है वो होता है आपका पेशीजन। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी आपका पेशीजन, ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भ्रूणा अवस्था में लाल रुधिर कणिकाओं का विकास होता है। ऑप्शन नंबर ए अस्थिमज्जा, ऑप्शन नंबर बी यकृत एवं वृक्क, ऑप्शन नंबर सी प्लीहा एवं वृक्क और ऑप्शन नंबर डी यकृत एवं प्लीहा। तो पूछा है भ्रूणावस्था में लाल रुधिर कणिकाओं का विकास होता है। तो देखिए भ्रूणावस्था में लाल रुधिर कणिकाओं का विकास लीवर और स्प्लीन में होता है, यानी यकृत और प्लीहा में होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका डी यकृत एवं प्लीहा ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दिया है आरंभिक भ्रूणीय अवस्था में आरबीसीज का निर्माण एक भ्रूणीय कला यॉर्क सैक में होता है, परंतु इसके बाद की भ्रूणीय अवस्था में इनका निर्माण मुख्य रूप से यकृत एवं प्लीहा में होने लगता है। जन्म के बाद इनका निर्माण अस्थिमज्जा यानी बोन मैरो में होने लगता है। अगला क्वेश्चन है, हिस्टामिन का श्रावण होता है ए बेसोफिल तथा न्यूट्रोफिल से, बी मोनोसाइट तथा मास्ट कोशिका से, सी बेसोफिल तथा मास्ट कोशिका से, डी लिम्फोसाइट तथा मास्ट कोशिका से। तो पूछा है हिस्टामिन का स्राव होता है। तो हिस्टामिन का स्राव मुख्य रूप से बेसोफिल तथा मास्ट कोशिकाओं से होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ दिया है हिस्टामिन नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ होते हैं, इनका स्राव बेसोफिल तथा मास्ट कोशिकाओं से होता है। ये प्रायः स्थानीय प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं में शामिल होते हैं तथा ऊतकों में प्रदाह प्रतिक्रिया यानी इन्फ्लामेशन को बढ़ावा देते हैं। अगला क्वेश्चन है, लवण जो रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक है, ए मैग्नीशियम, बी आयरन, सी फास्फोरस, डी कैल्शियम। तो पूछा है लवण जो रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक है, तो आप सबको पता है कैल्शियम यह रक्त का थक्का जमने के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ दिया है
चोट लगने पर रुधिर वाहिनियों से बाहर आ जाता है तथा एक प्रक्रिया द्वारा इसका बहना रुक जाता है जिसे रुधिर स्कंदन यानी ब्लड कोगुलेशन या थक्का जमना कहते हैं। इस प्रक्रिया के लिए कुल 13 कारक आवश्यक हैं। इस प्रक्रिया में कैल्शियम आयन प्रोथ्राम्बिनेज एंजाइम के निर्माण के लिए आवश्यक है। यह एंजाइम हिपैरिन को निष्क्रिय कर देता है। हिपैरिन एक एंटी प्रोथ्राम्बिन है जो कि थ्राम्बिन प्रोटीन को निष्क्रिय रखता है। थ्राम्बिन ही प्लाज्मा के फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदलता है और फाइब्रिन रुधिर का थक्का जमाता है। अगला क्वेश्चन है, रुधिर का परासरणी दाब मुख्यतः इसके कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी यूरिया, ऑप्शन नंबर डी विविध प्रोटीन्स। तो रुधिर का जो परासरणी दाब होता है यह मुख्यतः विविध प्रकार के प्रोटीन्स के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दिया है, रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन्स एल्बुमिन तथा ग्लोब्यूलिन रुधिर प्लाज्मा में जल को रोके रखती हैं व इसके परासरणी दाब को बनाए रखती हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि प्लीहा को निकाल दिया जाए तो पट्टिकाणुओं की गिनती ए घट जाएगी, बी बढ़ जाएगी, सी अप्रभावित रहेगी और डी घटकर 0 हो जाएगी। तो देखिए, यदि प्लीहा को निकाल दिया जाए तो पट्टिकाणुओं की जो गिनती होगी वो क्या हो जाएगी, अप्रभावित रहेगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका अप्रभावित रहेगी ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, प्लीहा जिसे हम स्प्लीन बोलते हैं शरीर का सबसे बड़ा लसिका अंग होता है। इसके कई महत्वपूर्ण कार्य हैं, जैसे नष्ट हुई लाल रक्त कणों यानी आरबीसीज का निपटारा, आवश्यकता से अधिक आरबीसीज का संग्रह, श्वेत रक्त कणिकाओं का संग्रह तथा एंटीबॉडीज का निर्माण आदि। इसमें पट्टिकाणु नहीं होते। यदि इसे निकाल दिया जाए तो डब्ल्यूबीसीज की संख्या बढ़ जाती है परंतु पट्टिकाणु अप्रभावित रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न अंगों में से किस एक को रक्त बैंक के समान कहा जाता है? ए हृदय, बी यकृत, सी तिल्ली, डी फेफड़े। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी तिल्ली। तिल्ली को हम एक रक्त बैंक के समान कह सकते हैं। तो तिल्ली यानी स्प्लीन ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, तिल्ली और यकृत यानी स्प्लीन और लीवर दोनों भ्रूणावस्था के समय रक्त का निर्माण करते हैं और वयस्कावस्था में अचानक रक्त आपूर्ति बाधित होने पर तिल्ली रुधिर का निर्माण करता है क्योंकि इसमें बहुत सी आरबीसीज तथा डब्ल्यूबीसीज का संग्रह होता है। अगला क्वेश्चन है, वृद्ध रक्ताणु नष्ट किए जाते हैं। ए प्लीहा एवं यकृत द्वारा, बी हृदय तथा फुफ्फुस द्वारा, सी वृक्क द्वारा, डी पित्ताशय द्वारा। तो पूछा है वृद्ध रक्ताणु नष्ट किए जाते हैं, तो जो वृद्ध रक्ताणु होते हैं वह मुख्य रूप से प्लीहा एवं यकृत द्वारा नष्ट किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका ए ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दिया है, मानव की लाल रक्त कणिका का जीवन काल लगभग 120 दिन तक होता है। पुरानी लाल रुधिर कणिकाएं प्लीहा एवं यकृत में विखंडित होती हैं। प्लीहा को लाल रुधिर कणिका का कब्रगाह भी कहा जाता है। शरीर का ब्लड बैंक भी प्लीहा को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1 लीटर रक्त के द्वारा कितनी ऑक्सीजन ऊतकों तक पहुंचाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए 200 ml, ऑप्शन नंबर बी 50 ml, ऑप्शन नंबर सी 100 ml और ऑप्शन नंबर डी 500 ml। तो पूछा है 1 लीटर रक्त के द्वारा कितनी ऑक्सीजन ऊतकों तक पहुंचाई जाती है? तो देखिए, 1 लीटर रक्त के द्वारा लगभग 200 ml ऑक्सीजन ऊतकों तक पहुंचाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका ए 200 ml ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ दिया है, सामान्य व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की मात्रा लगभग 15 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर रुधिर होती है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन से लगभग 1.34 ml ऑक्सीजन जुड़ता है। इस प्रकार 100 ml रुधिर लगभग 20 ml यानी 15 × 1.34 ऑक्सीजन ऊतकों तक पहुँचाएगी, जबकि 1 लीटर रुधिर द्वारा 200 ml ऑक्सीजन ऊतकों तक पहुँचाई जाएगी। अगला क्वेश्चन है, रक्त में 1 ग्राम हीमोग्लोबिन द्वारा कितनी ऑक्सीजन का संवहन होता है? ए 20 ml, बी 10 ml, सी 2.34 ml, डी 1.34 ml। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 1.34 ml।
देखिए यहाँ दिया है एक अणु हीमोग्लोबिन का 4 ऑक्सीजन के अणुओं से जुड़ता है। एक अणु हीमोग्लोबिन का 4 ऑक्सीजन के अणुओं से जुड़ता है तथा 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑक्सीजन का परिवहन करता है। लगभग 100 ml रुधिर में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है, इसलिए 100 ml रुधिर में लगभग 20 ml ऑक्सीजन का परिवहन होता है। अगला क्वेश्चन है, एक हीमोग्लोबिन अणु संवहन करता है ए 4 ऑक्सीजन के अणुओं का, बी 3 ऑक्सीजन के अणुओं का, सी 2 ऑक्सीजन के अणुओं का और डी 1 ऑक्सीजन के अणुओं का। तो एक हीमोग्लोबिन अणु लगभग 4 ऑक्सीजन के अणुओं का क्या करता है, संवहन करता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका ए ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हृदय में पेस सेटर होता है ए यस्से घुंडी, बी एभी घुंडी, सी हिज्का बंडल और डी पुरकिंजे तंतु। तो पूछा है हृदय में पेस सेटर होता है, तो आप सबको पता है हृदय में जो पेस सेटर होता है वह मुख्य रूप से एभी घुंडी होती है। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी एभी घुंडी यानी एभी नोड आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दिया है हृदय के पेशी स्तर में दाएं अलिंद के ऊपरी भाग में एक संरचना होती है जिसे यस्से यानी साइनो आर्टरियल नोड कहते हैं। यहाँ से हृदय की धड़कन आरंभ होती है, अतः इसे पेस मेकर भी कहते हैं। जबकि दाएं अलिंद के निचले भाग में एक एवी नोड यानी आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड होता है जो कि हृदय के अन्य भागों में धड़कन को भेजता है, अतः इसे पेस सेटर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुरकिंजे तंतु उपस्थित होते हैं ए फुफ्फुस में, बी मस्तिष्क में, सी हृदय में, डी यकृत में। तो आप सबको पता है जो पुरकिंजे तंतु होते हैं वह मुख्य रूप से हार्ट में उपस्थित होते हैं, हृदय में। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका हृदय में ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए स्पंदन का सूत्रपात हृदय की दीवार की पेशियों में होता है, अर्थात यह हृदय पेशी और जो हृदय होता है मनुष्य का वो मायोजेनिक होता है, अर्थात यह हृदय पेशी क्रिया है। स्तनियों के विशिष्ट हृदय पेशियों के प्रसारण तंत्र में 2 छोटी घुंडियाँ होती हैं, सिरा अलिंद घुंडी यानी साइनो आर्ट्रियल आर यस्से नोड तथा अलिंद निलय घुंडी यानी आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर आर एवी नोड। इन घुंडियों के तंतुओं को गुंठीय तंतु यानी नोडल फाइबर कहते हैं। हृदय के प्रत्येक स्पंदन का प्रारंभ यस्से घुंडी से होता है। विशिष्ट प्रसारण तंत्र के कुछ तंतु यस्से घुंडी को सीधे एवी घुंडी से जोड़कर संकुचन प्रेरणा प्रसारण का अंतर घुंडीय पथ स्थापित करते हैं। एवी घुंडी से ये प्रेरणाएं नीलेयों की दीवार में जाती हैं। एवी घुंडी से नीलेयों की दीवार में जाने वाले संवहनी तंतुओं को परकिंजे के तंतु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हृदय को जाने वाली सभी तंत्रिकाएं यदि काट दी जाएं तो क्या होगा। ए लयबद्ध रूप से धड़कता रहेगा, बी धड़कना बंद कर देगा, सी लय विहीन होकर धड़कता रहेगा और डी सिकुड़ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा लय विहीन होकर धड़कता रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ दिया है यस्से नोड धड़कन की उत्पत्ति करता है, परंतु हृदय दर का नियमन तंत्रिकीय तथा हार्मोनल दोनों रूप से होता है। यदि हृदय से संबंधित सभी तंत्रिकाएं काट दी जाएं तो हृदय अनियमित होकर धड़कता रहेगा, क्योंकि हृदय के अंदर संचरण मार्ग के प्रत्येक भाग में बिना किसी बाह्य उद्दीपन में आवेग उत्पन्न करने की क्षमता होती है। अगला क्वेश्चन है, एक वयस्क मानव में सिस्टोलिक तथा डायस्टोलिक दाब होता है। ए 50 mmHg तथा 80 mmHg, बी 120 mmHg तथा 80 mmHg, सी 80 mmHg तथा 120 mmHg, डी 80 mmHg तथा 80 mmHg। तो इसका जो राइट आंसर होगा आप सबको पता है 120 mmHg तथा 80 mmHg ये क्या होता है, एक वयस्क मानव में सिस्टोलिक तथा डायस्टोलिक दाब होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका सी ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दिया है सिस्टोलिक दाब, यह हृदय संकुचन की अवस्था होती है। मनुष्य में इसका मान 120 mm ऑफ Hg यानी हीमोग्लोबिन होता है। डायस्टोलिक दाब यह हृदय शिथिलन की अवस्था होती है और मनुष्य में इसका मान 80 mm ऑफ हीमोग्लोबिन होता है। एक स्वस्थ मनुष्य का जो बीपी होता है यानी ब्लड प्रेशर 120/80 mm हीमोग्लोबिन होता है। अगला क्वेश्चन है, खरगोश के दाएं व बाएं फेफड़ों में पिंडों की संख्या होती है। ए 2-4, बी 1-2, सी 4-2, डी 6 और 3।
तो खरगोश के दाएं व बाएं फेफड़ों में जो पिंडों की संख्या होती है वह मुख्य रूप से 4 और 2 होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें 4 और 2 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, खरगोश में दायां फेफड़ा 4 पिंडों तथा बायां 2 पिंडों में बटा होता है। दायां फेफड़ा अग्रपिंड, पश्चपिंड, अग्र एजाइगस पिंड तथा पश्च एजाइगस पिंड में विभाजित होता है, जबकि बायां फेफड़ा अग्रपिंड एवं पश्चपिंड में विभाजित होता है। अगला क्वेश्चन है, दोहरा परिसंचरण तथा दोहरा श्वसन क्रमशः पाया जाता है। ए स्कोलियोडॉन तथा राना में, बी ओरिक्टोलेगस तथा कोलंबा में, सी यूरोमैस्टिक्स तथा राना में, डी राना तथा कोलंबा में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ओरिक्टोलेगस तथा कोलंबा में दोहरा परिसंचरण तथा दोहरा श्वसन क्रमशः पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका बी ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, यहाँ दिया है खरगोश में दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र तथा कबूतर में दोहरा श्वसन तंत्र पाया जाता है। दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र में रक्त पूरे शरीर में संचरण के पूर्व 2 बार हृदय से गुजरता है। यह परिसंचरण तंत्र स्तनधारियों की एक मुख्य विशेषता है। दोहरा श्वसन तंत्र में सांस लेने के दौरान वायु 2 बार फेफड़ों से होकर गुजरती है, जिससे 2 बार ऑक्सीजन को अवशोषित करने का अवसर प्राप्त होता है। पक्षियों में यह तंत्र पाया जाता है, जिससे उन्हें उड़ान के दौरान अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करने में सहायता मिलती है। अगला क्वेश्चन है, यकृत की भक्षी कोशिकाएं कौन सी हैं? ए कुप्फर कोशिकाएं, बी एसिनर कोशिकाएं, सी डीटर कोशिकाएं और डी हैंसन कोशिकाएं। तो यकृत की जो भक्षी कोशिकाएं हैं वे कुप्फर कोशिकाएं होती हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका ए कुप्फर कोशिकाएं ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, यकृत के हिपैटिक कार्ड के मध्य खाली स्थान होता है जिसे हिपैटिक साइनोसाइड कहते हैं। यह एंडोथेलियम कोशिकाओं द्वारा चारों तरफ से घिरा रहता है। इस पर ही कुप्फर कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये फैगोसाइट कोशिकाएं होती हैं जो पुरानी आरबीसीज तथा अन्य हानिकारक कोशिकाओं का भक्षण करती हैं। अगला क्वेश्चन है, मिसेनकाइमल कोशिकाएं जो संग्रहित होकर रक्त कोशिका द्वीप बनाते हैं वे कहलाते हैं। ए हीमोब्लास्ट, बी मीसोब्लास्ट, सी फाइब्रोब्लास्ट और डी एंजियोब्लास्ट। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एंजियोब्लास्ट के साथ। ये आपका राइट आंसर एंजियोब्लास्ट ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, मिसेनकाइमल कोशिकाएं जो संग्रहित होकर रक्त कोशिका द्वीप बनाते हैं वे एंजियोब्लास्ट कहलाते हैं। एंजियोब्लास्ट को वेसोफार्मेटिव कोशिका भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हृदय का पेसमेकर है। ए रेनवियर नोड, बी साइनो आरिक्यूलर नोड, सी आरिक्यूलो वेंट्रिक्यूलर नोड और डी इनमें से कोई नहीं। तो हृदय का जो पेसमेकर होता है आप सबको पता है उसे हम साइनो आरिक्यूलर नोड कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका ये आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, दिया है साइनो आरिक्यूलर नोड यानी एसए नोड दाएं अलिंद की भित्ति में उपस्थित रूपांतरित पेशियों की तनी हुई घुंडी के समान संरचना है। एसए नोड ही हृदय में स्पंदन को नियंत्रित तथा आरंभ करता है। हालांकि यह प्रमुख रूप से धड़कन आरंभ करता है, इसलिए इसे स्तनियों में नाड़ी केंद्र या गति निर्धारक यानी पेसमेकर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्त पट्टिकाणुओं का उत्पादन नियंत्रित होता है। ए एरिथ्रोपोइटीन के द्वारा, बी थ्राम्बोपोइटीन के द्वारा, सी प्लाज्मिन के द्वारा, डी हिपैरिन के द्वारा। तो पूछा है रक्त पट्टिकाणुओं का उत्पादन नियंत्रित होता है। तो रक्त पट्टिकाणुओं का जो उत्पादन होता है वह मुख्य रूप से थ्राम्बोपोइटीन के द्वारा नियंत्रित होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी थ्राम्बोपोइटीन ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, दिया है रक्त पट्टिकाणुओं यानी थ्राम्बोसाइट्स का उत्पादन थ्राम्बोपोइटीन द्वारा नियंत्रित होता है। इसके निर्माण की प्रक्रिया को थ्राम्बोपाइसिस कहते हैं। इनका जीवन काल लगभग 1 सप्ताह होता है। एरिथ्रोपोइटीन वृक्क द्वारा स्रावित हार्मोन है जो आरबीसीज के निर्माण को उत्प्रेरित करता है। अगला क्वेश्चन है, रुधिर में अधिकांश कार्बन डाइऑक्साइड किस रूप में ले जाई जाती है? ए बाइकार्बोनेट, बी सोडियम बाइकार्बोनेट, सी कार्बोनिक अम्ल और डी कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के रूप में। तो पूछा है रुधिर में अधिकांश ऑक्सीजन किस रूप में ले जाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका मुख्य रूप से ऑप्शन नंबर ए बाइकार्बोनेट ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बाइकार्बोनेट ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए,
मनुष्य के रुधिर में कार्बन डाइऑक्साइड का अधिकांश परिवहन बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। बाइकार्बोनेट के द्वारा लगभग 70% CO2 का परिवहन होता है। लगभग 20 से 25% CO2 का परिवहन कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है, जबकि केवल 7% CO2 का प्लाज्मा में घुली अवस्था में परिवहन होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम आरबीसी में क्लोराइड शिफ्ट को त्वरित कर देता है? ऑप्शन नंबर ए है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ऑप्शन नंबर बी कार्बोनिक डी कार्बोक्सिलेज, ऑप्शन नंबर सी कार्बोनिक डिहाइड्रोजिनेज और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कार्बोनिक एनहाइड्रेज। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्लोराइड आयन की अधिक मात्रा होती है ए धमनी आरबीसी में, बी सिरीय आरबीसी में, सी दोनों में, डी सभी सिराओं तथा एक धमनी की आरबीसी में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सभी सिराओं तथा एक धमनी की आरबीसी में। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका डी ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, CO2 परिवहन के दौरान ऑक्सीजन रहित रुधिर में क्लोराइड आयन प्लाज्मा से आरबीसी में चले जाते हैं। इस घटना को क्लोराइड शिफ्ट या हैम्बर्गर घटना कहते हैं। इसी के कारण ऑक्सीजन रहित रुधिर युक्त आरबीसी में क्लोराइड की मात्रा धमनीय रक्त की आरबीसी से अधिक होती है। सभी सिराओं में तथा एक धमनी अर्थात पल्मोनरी धमनी में ऑक्सीजन रहित रुधिर होता है, अतः यहाँ पर क्लोराइड आयन की मात्रा अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, हैम्बर्गर प्रक्रिया को कहा जाता है? ए बाइकार्बोनेट शिफ्ट, बी क्लोराइड शिफ्ट, सी हाइड्रोजन शिफ्ट और डी सोडियम शिफ्ट। तो हैम्बर्गर प्रक्रिया को मुख्य रूप से क्लोराइड शिफ्ट कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें बी ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्लोराइड शिफ्ट संबंधित है ए रक्त में O2 परिवहन, रक्त में CO2 परिवहन, सी फुफ्फुस में O2 परिवहन और डी हवा में CO2 परिवहन। तो पूछा है क्लोराइड शिफ्ट संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी रक्त में CO2 परिवहन से क्लोराइड शिफ्ट क्या है ये संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें रक्त में CO2 परिवहन ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ दिया है, क्लोराइड शिफ्ट रक्त में CO2 परिवहन से संबंधित है। CO2 परिवहन के दौरान ऑक्सीजन रहित रुधिर में क्लोराइड आयन प्लाज्मा से आरबीसी में चले जाते हैं। इससे प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट और आरबीसी में क्लोराइड आयनों का जमाव हो जाता है। इस घटना को क्लोराइड शिफ्ट या हैम्बर्गर घटना कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सक्रिय शारीरिक कार्य या व्यायाम के समय पेशियों में ग्लूकोज का चारण या ऊर्जा का व्यय बहुत बढ़ जाता है, जिसमें सांस फूलने लगती है, जिसका कारण है ए थकान, बी कपकपी, सी ऑक्सीजन ऋण और डी पेशी क्षय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑक्सीजन ऋण, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहाँ दिया है, सक्रिय शारीरिक कार्य या व्यायाम के समय पेशियों में अपनी ऊर्जा निर्माण के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो पाता है, अतः ये अनाक्षी प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीकरण शुरू कर देती हैं, जिसमें लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। स्थिति को सामान्य बनाने के लिए जब ये पेशियाँ लैक्टिक अम्ल के पूर्ण ऑक्सीकरण के लिए अतिरिक्त ऑक्सीजन का उपयोग करती हैं, तो यह स्थिति ऑक्सीजन ऋण कहलाती है। इस अतिरिक्त ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए गहरी तथा तीव्र श्वासोच्छ्वास होती है। तो ये